पानी बन चुका होता है। अब यहाँ पे एमरजेंसी डेवलप हो गई है, सो टेक द एमरजेंसी एक्शन, पेशेंट को रेफर करें टू द हॉस्पिटल। और डॉक्टर क्या करे कि वो जो यूरेटर थी उस यूरेटर का बंदोबस्त करे, उसकी सर्जरी करे। नंबर 1, कोई डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है मेडिसिन देने का, यहाँ पे मरीज का गुर्दा बचाने का टाइम है अगर बच जाए तो, वरना चांसेस यहाँ पे 90% गुर्दा फारग हो चुका होता है। और यहाँ पे फिर वो इन्फेक्शन और सपोरेशन, जब गुर्दे के अंदर कॉन्टिन्यूसली जब यूरिन बैक फ्लो हो रहा होगा तो यूरिन के अंदर आपको पता है डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, वो अगेन वापस गई होती हैं इनटू द किडनी। सो किडनी जो होता है वो इन्फ्लेम कर चुका होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो सर मेरे लिए है कुछ, अच्छा सर टाइम को करना, ओके सर, थैंक यू। यहाँ पे ये जो टाइम होता है इसको क्या करना है, इमरजेंसी डील करें। सो डॉक्टर के पास भेजें, टू द सर्जन, टू द यूरोलॉजिस्ट, टू द हॉस्पिटल, उसको फौरी तौर पे मैनेज करें, वो उसको ड्रिल करे, उसमें से डायरेक्ट उसको उठाए, वहाँ पे स्टेंट डाले, जो भी करे वो उसकी हेडेक, हमारी हेडेक नहीं है। हाँ, पीछे एक ही मिशन होगा कि अल्लाह करे उसका किडनी जो है वो बच जाए, वरना 90% यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो ऑपरेशन से डर रहा होता है, डॉक्टर अपनी फीस के चक्कर में होता है, और वो चूंकि पैसे आ रहे होते हैं, और ऊपर से मरीज भी कहता है जी कोई बात नहीं 5,000 10,000 रुपये लग जाए, मुझे मेडिसिन दें, वो ऑपरेशन के हक में नहीं होता। और ये वाला डॉक्टर अगर कोई उसको ऑपरेशन का मशवरा दे, वो उसे डॉक्टर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ऑपरेशन का बोल रहा है, उसे वही अच्छा लगेगा जो उसको कहेगा कि जी नहीं दवाई ना ठीक हो जाएगा। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर द राइट डिसीजन, उसको हॉस्पिटलाइज करवाएं, उसको भेजें, फोर्स करें, देयर इज नो मेडिसिन, आप आएँ और इसकी वो निकलवाएं, ठीक है नहीं। तो हो सकता है कि वो उसमें से निकले और उसका यूरेटर चालू हो जाए, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है पीछे से सारा वो यूरिन निकले, और अल्लाह करे उसका किडनी सेफ हो। अदरवाइज वो फिर होता यही है कि जब वो वापस उसमें यूरिन चला जाता है तो उसमें जितने बैक्टीरिया ये वो चीज़ें सारी जमा हो जाती हैं, और वो फिर पस बन जाती है और फिर अफूनत सी बन जाती है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट वन आते हैं रीनल फेलियर के ऊपर। लास्ट वन हम देखते हैं कि रीनल फेलियर को हम कैसे मैनेज करें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि रीनल फेलियर के अंदर जो टेस्ट मैंने पहले बता दिए हैं आप सबको कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, EGFR आपने टेस्ट लेना है। सबसे पहले क्या करना होता है कि डायग्नोज करना होता है कि रीनल फेलियर हुआ क्यों है, रीनल फेलियर हुआ क्यों। ऐसे बहुत सारी कॉमन वजूहात के साथ, बहुत सारी कॉजेज के साथ साथ जो मेन 3 रीजंस हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 एक होता है हाइपरटेंसिव रीनल फेलियर, उसके बाद होता है डायबिटिक रीनल फेलियर, इसी तरह होता है ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल फेलियर। सबसे पहले हम हाइपरटेंसिव अगर है पेशेंट और उसका रीनल फेलियर है उसको देखते हैं। ये मोस्ट कॉमन, बहुत सारी और वजूहात भी हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉमन जो हमारी सोसाइटी के अंदर पेशेंट जो मिलते हैं वो हमें कौन से मिलते हैं, रीनल हाइपरटेंसिव रीनल फेलियर है। हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या पेशेंट उसको क्या कहते हैं ध्यान नहीं दे रहा, सो नतीजतन क्या होता है रीनल फेलियर में चला जाता है। सबसे पहले देखना चाहता क्यों है, ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है रीनल के ऊपर। सो मैंने पहले अर्ज की थी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर और जो वेन उनके अंदर क्या होता है तंगी आती है, आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सो सबसे पहले किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है उसमें क्या होता है, जो रास्ते होते हैं वो जैसे फर्ज करें ये एक रास्ता है और ये फिर कम साइज में होने शुरू हो जाते हैं, फिर ये मजीद कम होते जाते हैं। सो जितने नैरो होते जाते हैं उसमें क्या आती है, ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज कैसी चीज़ की आती है, जैसे ये एक आर्टरी है ना, इसमें ब्लॉकेज किस चीज़ की आती है, वेस्ट प्रोडक्ट की आती है जो खारिज होनी थी और हो फिल्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है और वो नहीं हो पा रही। सो
उस ब्लॉकेज का सबसे पहले क्या करती है कि जो मोस्ट इनर लाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं वो जमा होनी शुरू हो जाती हैं। सो वो फिर बढ़ती जाती हैं, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसमें डिफरेंट और चीज़ें जो बॉडी से खारिज होनी होती हैं वो नहीं हो पा रही होती। सो नतीजतन क्या होता है कि ये रास्ता ब्लॉक होता जाता है। अब आप देखिएगा मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन। यहां की 3 मेडिसिन डिस्कस करूंगा। इस ब्लड प्रेशर को, रीनल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की दवा, देखें ना, आम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा बहुत कॉमन है, रोवेल्फिया है, क्रेटेगस है, एलियम स्टाइव है। सो रीनल हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की दवा है एस्पेरिगस। इसके 20+20+20 अगर आप देंगे तो इसका ब्लड प्रेशर जो रीनल की वजह से वो कंट्रोल हो जाएगा। अब अगली बात यह है कि हमने सिर्फ कंट्रोल पे नहीं रहना, अब हमने आने ये डिपॉजिट्स हो चुके हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, एंटीसाइकोटिक देनी है। वो आपकी मेडोनिन मैथूजा है, जो भी आपकी कल्केरिया कॉन्स्टिट्यूशनली मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, आपने वो डोज देनी है और उसके बाद आपने एस्पेरिगस दे देना है। ये फौरी तौर पे मैनेज हो जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, ये जहां जहां पे डिपॉजिट्स जमा हो रहे हैं ना, यहां पे आर्निका 6C आ रही है। पूरी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जहां कहीं भी डिपॉजिट्स आ रहे हो, जिधर डिपॉजिट्स होना शुरू हो गया वहां पे आर्निका 6C आ गया। आर्निका 6C क्या करती है, ये उस डिपॉजिट्स के बिहेवियर को खत्म कर देती है, उसको होने ही नहीं देती, उसको रुकने नहीं देती। जैसे फर्ज करें आप जाते हैं ना ट्रैफिक एरिया में, जैसे सिटी में गए, वहां पे एक वार्डन खड़ा होता है, वो आपको गाड़ी पार्क नहीं करने देता। ये आर्निका 6C बेसिकली इज द वार्डन ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझे, ये एक वार्डन है, इसके हाथ में चालान होता है और कई मरतबा क्या है, ये अपने हाथ में पूरी पुलिस स्टेशन रखा होता है इसने। ये रुकावट का बायस नहीं बनने देती, ये ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं होने देती। जो मर्जी कर लेना, ये किसी मिनिस्टर को मानती है ना किसी वजीर आजम को मानती है, वजीर आजम भी खड़ा भगा देगी। ये इतना बड़ा, ये बेसिकली दिस इज अ ट्रैफिक वार्डन ऑफ अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्निका 6C 30, 200, 1M, 10M लोग कहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मैंने कभी फायदा नहीं लिया। जब भी लिया आर्निका 6C से लिया। नेक्स्ट वन, अब इसके अंदर इसने सिर्फ क्या काम करना है, जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको जरा बड़ा करता हूं, मैं जरा इस आर्टरी को बड़ा करता हूं ताकि पीछे तक नजर आए। ये वाली जो डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जो ट्रैफिक को ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये वाले जो इस तरह करते 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 मैंने बताया कि ये बंद करता है। आर्निका यहां तक काम करती है, इस इनर लाइनिंग तक काम करती है। इसका एरिया ऑफ एक्शन जो है वो इस के ऊपर है सिर्फ। देखे ना, आपने पार्किंग के अंदर गाड़ी खड़ी की हुई है, आपको वार्डन कुछ नहीं कहेगा। सारा दिन खड़ी किए रखें, सारी रात किए करें, आपको वार्डन कुछ नहीं कहेगा। अब आप पार्किंग लाइन से आए बाहर तो वो डंडा लेके पीछे खड़ा हो जाएगा। सो ये पार्किंग एरिया है, ये वाला एरिया पार्किंग एरिया नहीं है। सो आर्निका का मोड ऑफ एक्शन इस एरिया तक है, इससे आगे नहीं है। अब आप देखें कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर हुआ क्या था कि नैरोनेस ऑफ द आर्टरीज हो गई थी, रीनल के अंदर नैरोनेस हो गई थी, उसका रास्ता तंग हो रहा था। तंग इस वजह से हो रहा था, पीछे जो फैक्टर था ना जो उसको तंग किए जा रहा था वो ये वाला है, वो उसकी जो एंडोथेलियम है वो वाली है। सो इसकी दवा है ऑरोमेट 6C, इसकी दवा ऑरोमेट 6C। सो आर्टियोस्क्लेरोसिस के अंदर ऑरोमेट 6C का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और स्पेशली जहां पे आर्ट्रियोल्स खराब हो रही हों, जहां पे आर्टरीज जो हैं वो खराब हो रही हों, नैरो हो रही हों, वहां पे इसका काम है ऑरोमेट 6C का। सो यू हैव अ ग्रेट मेडिसिन फॉर द रीनल हाइपरटेंशन
आप कभी दीजिएगा, और ये बहुत बड़ी रेमेडीज हैं जो परमानेंट ठीक कर देंगी। अच्छा, नंबर 3, अब आपने इस फिनोमेना को ठीक किया, आपने इसको ठीक किया, उसके बाद अब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम को स्पीड अप करना है ताकि उसके अंदर एक नरिशमेंट आए। सो फेरम मेट 6C इज द नरिश ऑफ द हीमोग्लोब ऑफ द ब्लड। फेरम मेट 6C ये वो मेडिसिन है जो उस ब्लड को एक दफा से नरिश कर देगी, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को नरिश करेगी। तीनों को अलग अलग कर देता हूं। ये वाली जो ट्रैफिक ब्लॉक कर रही थी ये आर्निका 6C से ठीक होगी, और ये जो जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही थी, यानी जो बिहेवियर डेवलप हो गया था उसका आर्टरीज का अपना, उसको ऑरोमेट 6C ठीक करेगी। फिर जब उसकी सफाई होने के बाद फिर अब फेरम मेट जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगी, ब्लड की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेगी। सो ये आप प्रेस्क्राइब करेंगे तो ब्लड की नरिशमेंट हो जाएगी, और आइंदा के लिए उसके अंदर एक जुर्रत पैदा हो जाएगी कि वो नेक्स्ट टाइम उसमें रुकावट ना हो। क्लियर है बात यहां तक? अब एक से थोड़ा सा और डीप चलते हैं हम। मैंने जैसे बताया था कि जैसे एओर्टा, फिर आर्टरीज, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स। सो जब ये आर्ट्रियोल्स के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, इंतहाई बारीक सर्कुलेशन के अंदर जब इशू आ जाते हैं, सो देन यू हैव अ जिनको बाइलोबा। ये रीनल एक्टिवेटर है। रीनल फेलियर के अंदर जिनको बाइलोबा एक ऐसी दवा है जो रीनल एक्टिवेटर है। होता क्या है कि जब छोटी छोटी जो आर्ट्रियोल्स जब डैमेज होते हैं तो उनका जो प्रेशर होता है वो फिर आर्टरीज के ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर जब कॉन्टिन्यूसली आर्टरीज डैमेज होती हैं तो फिर मेन ट्रंक के ऊपर इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। सो जब आर्ट्रियोल्स जब इफेक्ट हो जाएं तो फिर जिनको बाइलोबा इज अ रेमेडी। अब आप देखें जिनको बाइलोबा को मोस्टली लोगों ने ब्रेन तक रखा हुआ है। सो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन इन द बॉडी कहां पे होती है? ब्रेन के अंदर होती है, और उसके बाद कहां पे होती है? किडनी के अंदर होती है। बात समझ है ना? सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कहां पे होती है? ब्रेन के अंदर होती है। फिर उसके बाद किस में होती है? किडनीज के अंदर होती है। आपने लिवर की सर्कुलेशन देखी है, वो भी काफी होती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन किडनी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सो जहां पे कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेशन का स्ट्रक्चर डेवलप हो वहां पे जिनको बाइलोबा, यही वजह होती है कि जब आप दोपहर को उठते हैं, दोपहर हो जाती है, आपको काम करते करते आप थक जाते हैं, जिस वक्त आपका ये मन होता है ना कि अब मुझे कोई ना बुलाए, उस वक्त आप जिनको बाइलोबा को बुलाएं। इसके 10 कतरे लें, विद इन 10 मिनट्स आप फ्रेश हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी दवा है। क्यों? ये एकदम आर्ट्रियोल्स के अंदर अपनी सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, और जहां पे सर्कुलेशन मेंटेन होती है वहां पे ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ठीक होते हैं, और वो जो कंडीशन बनी होती है वो क्लियर हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट वन एक रेमेडी, डिजिटैलस। ये बहुत ज्यादा हम जब भी डिजिटैलस की बात करते हैं तो हमें हार्ट याद आता है, ये दिल की दवा है, ऐसे ही है ना? लेकिन एक ऐसा किडनी का पेशेंट जिसमें ड्रॉप्सी हो जाए, ये ड्रॉप्सिकल इफेक्ट्स जितने होते हैं ये किस में आते हैं? डिजिटैलस में। और डिजिटैलस एक ऐसी दवा है जो उसको निकाल देती है, पानी को बॉडी से निकाल देती है। और इसके साथ फिर हमारी एक दवा बनती है, ये डिजिटैलस। हाँ, जब भी दें ये शुरू में आप 30 में दें, और सुबह दोपहर शाम इसको दें। कुछ बुक्स ने इसका 6 में लिखा हुआ है, कुछ ने 4 में लिखा हुआ है। उसको जब भी आप देंगे पेशेंट एडवर्स करता है। 30 के अंदर ये बहुत अच्छा इसको मानती है, और ये बहुत अच्छी एक डायरोटिक भी है डिजिटैलस। जब रीनल फेलियर के साथ पेशेंट का जो है ना वो ड्रॉप्सी हो तो डिजिटैलस। और इसी तरह एक दूसरी दवा है इसके साथ, कल्केरिया आर्स, ये भी 30 में चलती है। सो कल्केरिया आर्स और डिजिटैलस ऐसी अद्वियात हैं जो ड्रॉप्सिकल कंडीशन में मरीज को सपोर्ट करती हैं, और ड्रॉप्सी भी खत्म होती है। और कल्केरिया आर्स की जब भी आप देखेंगे तो लोअर लिम्ब पे ड्रॉप्सी होगी, एडिमा लोअर लिम्ब पे होगा, और अपर लिम्ब के ऊपर अगर जर्नल अगर हो जाएगा तो उसको भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, क्योंकि आर्सेनिक अनासारका की दवा है।
तो ये कलकेरिया आर्स मीन केस में कलकेरिया और आर्सेनिक दोनों का है ये। सो कलकेरिया आर्स एंड डिजिटेलिस आर द बेस्ट रेमेडीज। एक और बड़ी दवा वेल नोन मेडिसिन है और नो डाउट इफेक्ट भी करती है, और वो है एल सीरम। एल सीरम जब कभी भी काम करेगी हमेशा 6C में काम करेगी, और एल सीरम में ये होगा कि पेशेंट के एडिमा नहीं होगा। एल सीरम में एडिमा नहीं होता। देखें यहां पे अगर आप दोनों मेडिसिन को अलग अलग कर लें, अगर रीनल फेलियर के साथ एडिमा नहीं है देन एल सीरम, अगर एडिमा है तो देन डिजिटेलिस। और एक और बात, अगर पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कम हो रही हो, यूरिन आ ना रहा हो, कई मतलब ऐसा होता है पेशेंट को, एक होता है ओलिगो, एक होता है यूरिन इनोरिया होना, आ ही नहीं रहा, देन यू हैव अ बेस्ट रेमेडी फॉर दैट टाइम इज ऑक्सीडेंड्रॉन इन 3x। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ऑक्सीडेंड्रॉन इज द लास्ट 6 ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है ना। जहां पे एलोपैथिक में लास्ट 6 देते हैं, वो एक और स्पायरोमाइड देते हैं। बेसिकली दिस इज द होम्योपैथिक स्पायरोमाइड, ऑक्सीडेंड्रॉन ऐसे निकालेगी पेशेंट को। और इसके साथ की दवा दूसरी जो है वो है लियाट्रस स्पाइकाटा। लियाट्रस स्पाइकाटा, जिस तरह डिजिटेलिस के हम पल्ला दवा कलकेरिया आर्स है, और इसी तरह ऑक्सीडेंड्रॉन की जो हम पल्ला दवाई है वो है लियाट्रस स्पाइकाटा। और इसी तरह अगर यहां पे पेशेंट की जो अनक्विंचेबल थ्रस्ट हो, समझ रहे हैं ना जी, एक ऐसी प्यास जो बुझ ना रही हो, यहां पे कौन सी दवाई होगी? एक दवा सिर्फ जी, उसकी दवा होगी एपोसाइनम। एपोसाइनम अनक्विंचेबल। अच्छा देखें, जब भी थर्स्ट की बात आती है तो हम मोस्टली आर्सेनिक एल्बम देखते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है, एक घूंट लेता है छोड़ देता है, एक घूंट लेता है, एक दो घूंट लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो पानी पीना छोड़ता ही नहीं है, यानी शाम को एक घड़ा रखें सुबह तक खाली कर देता है। दिस इज हाइपोसाइनम। अच्छा नेक्स्ट वन जो एक रेमेडी है, आपने देखा होगा, मैंने एक लफ्ज़ बोला था कि रीनल पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और वो ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, दैट वाज द एरिथ्रोपोएटिन, आपको बताया था मैंने। सो अगर रीनल पेशेंट के साथ एचबी कम हो रहा हो, एचबी लो इन रीनल पेशेंट, then your remedy is picric acid 6C, और कभी कभार बीच में 200 की महीने में 3 खुराकें दें आप। पिक्रिक एसिड क्या करता है, डायरेक्टली नेफ्रॉन के ऊपर इफेक्ट करता है, और वहां पे जाके एरिथ्रोपोएटिन को ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। पिक्रिक एसिड आमतौर पे इसको लोग नहीं यूज करते, आमतौर पे खून की कमी में जब आते हैं पेशेंट तो लोग देते हैं जी चाइना और फेरमफास और वो कुछ इस तरह करके न, लेकिन जो बेसिक रेमेडी है वो पिक्रिक एसिड है। पिक्रिक एसिड से एचबी सपोर्ट करता है। अच्छा वहाँ पे वो जो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं रीनल फेलियर वाले पेशेंट को, खून की कमी वाले इंजेक्शन लग रहे होते हैं, वहाँ पे आपकी पिक्रिक एसिड दवा। अच्छा नेक्स्ट वन एक रेमेडी आपको बताने लगा हूँ, नेट्रम्योर। नेट्रम्योर का फिनोमेना ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देता है। आपने पढ़ा था ना रीनल का एक फंक्शन है कि रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मल करने में नेट्रम्योर 30 का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हों तो क्या होता है उसमें कि जो वाटर होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है। ये पूरी बॉडी से वाटर को उठा के किडनी की तरफ लेके आती है। ये जी हाइपरकालमिया के अंदर क्या होगा कि एक्चुअली होता क्या है कि जब आपका कई मरतबा जो सोडियम होता है वो बढ़ रहा होता है तो पोटेशियम कम हो रहा होता है,
और पोटेशियम बढ़ रहा होता है तो सोडियम कम हो रहा होता है। सो यू हैव अ बेस्ट रेमेडी एट दैट टाइम। इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने की दवा नेट्रोम्योर 30। ये क्या करती है कि पूरी बॉडी से जब इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं रहते तो क्या होता है, एक तो गिडीनेस हो जाती है, वर्टाइगो हो जाते हैं, इस तरह बंदा झूलता है और चक्कर आते हैं और बेहोशी आती है और इसी तरह बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है। इन सारी लामात को ख़त्म करके ये वाटर को किडनी की तरफ लेके आती है। इसका काम होता है सिर्फ किडनी तक वाटर को लेके आना। रिटेंशन वाटर जो होता है उसको उठा के किडनी तक लाती है। सो जो ही आप नेट्रोम्योर दें और पेशेंट की स्वेलिंग एडिमा कम हो जाए तो नेक्स्ट रेमेडी इज नेट्रम सल्फ। 6 में, ये 30 में, सॉरी, नेट्रम सल्फ। नेक्स्ट वन इज नेट्रम सल्फ 30। अब नेट्रम सल्फ क्या करती है कि उस रिटेन्ड वाटर को जो किडनी तक पहुंचे होते हैं वहां से उसको उठा के इनटू द ब्लैडर लेके आती है। बात समझ ना, बॉडी से उठा के लाना पानी का काम किसका है? नेट्रोम्योर का। कहां पे लेके आती है? किडनी की तरफ। और किडनी से उठा के ब्लैडर की तरफ लाने का काम किसका है? नेट्रम सल्फ का। क्लियर? अच्छा, एक और बात, ये सारी चीजें क्या थी? डिपॉजिट्स थी, डेपोजिशन हुई थी। आपने एंटीसाइकोटिक को नहीं भूलना, वो जो भी पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनली बनती है वो देना है। अगर उसी यूरिन के अंदर पस भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, तो फिर देखें अब आपका पेशेंट साइकोसिस से निकल के सिफिलिस में चला गया है। साइकोसिस से निकल के सिफिलिस में चला गया है। सो जब आपका पेशेंट सिफिलिस में जाए, सिफिलिस में होता क्या है? बेसिकली डिस्ट्रक्शन होती है। सोरा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है। साइकोसिस में क्या होता है? डेपोजिशन होती है। और सिफिलिस में क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होती है, तोड़ फोड़ होती है, तबाही होती है। सो देन यू विल प्रेस्क्राइब द एंटी सिफिलाइटिक मेडिसिन फर्स्ट। आपके पास बहुत सारी हैं, सिफिलिनियम है, मर्क्यूरस है, आर्सेनिक है, बहुत सारी मेडिसिन है आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, देखे ना, सारा दिन पेशेंट ठीक रहे और रात को इमरजेंसी, जो मरीज रात को हॉस्पिटलाइज हों, जो मरीज आपको उठा के रात 2-3 बजे हॉस्पिटलाइज करवाने पड़े, ये सारे सिफिलाइटिक होते हैं, ये सारे सिफिलाइटिक होते हैं। सो वहाँ पे देखें, आप उसको सिफिलिनियम को देखें, फ्रॉम सनसेट टू सनराइज उसके सिम्टम एग्रीवेट करते हैं। अच्छा, सारा दिन खुश रहेगा। अच्छा, लवाकिन क्या कहते हैं? सारा दिन काम करता है, रात को तकलीफ हो जाती है, उसमें पता नहीं, रात ही हॉस्पिटल जाना पैदा, ठीक है ना। सो जितने वो वाले पेशेंट किस में आते हैं? सिफिलिनियम में आते हैं। अच्छा, सारी रात डट के सोते हैं, सारा दिन बेचैन रहते हैं, ये साइकोटिक होते हैं। और ये मेडोरिनम के होते हैं। और मेडोरिनम जब भी आप देखेंगे, ये फ्रॉम सनराइज टू सनसेट जो है वो बीमार रहते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद देखें, लास्ट वन मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं। ऐसे पेशेंट जो रीनल पेशेंट हों और साथ जर्नल वीकनेस में आ चुके हों, जर्नल वीकनेस में आ चुके हों, उनकी फिर दवा जो है वो फास्फोरस है। उनकी दवा कौन सी है? फास्फोरस। अच्छा, एक और बात कि ये जो जितने पेशेंट जो नमक जो छिड़क छिड़क के खाते रहते हैं, इनकी दवा कौन सी होती है और इनकी इलामात कौन सी होती हैं? ऐसे मरीज जो नमकीन चीज़ों के ऊपर भी नमक छिड़क के खा रहे हों, लोग देखें ऐसे आपने, इन सब की दवा कौन सी होती है? नेट्रोम्योर। कभी इसने काम किया है? नहीं किया। इसकी दवा फास्फोरस होती है। सो नमक के बेताशा इस्तेमाल के बाद जो असरात आते हैं, चाहे वो रीनल पे, वो चाहे कहीं पे भी आए, उसकी दवा फास्फोरस है। सो फास्फोरस उस जर्नल वीकनेस को क्लियर करती है। नेट्रोम्योर बेसिकली क्रेविंग फॉर सॉल्ट है, वो ख्वाहिश करता है कि मैं नमक वाली चीज़ें खाऊं। और कम ही लोग होंगे जो दुनिया में नमक ना खाना पसंद करते हो। नमक वाली चीज़ें दुनिया पसंद करती है। क्यों? कि इसके टेस्ट बड्स जो होते हैं ना, वो टंग के ऊपर सबसे आगे की तरफ होते हैं। तो जो सबसे आगे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं। सो हमारे जो ज़ुबान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं ना, सो नमक के जो टिप ऑफ जो होता है ना, वहाँ पे होते हैं। जैसे आप जब भी नमक चखना हो तो आप हमेशा उसके ज़ुबान टच करते हैं तो पता चल जाता है।
क्योंकि टेस्ट बड उसके सारे फ्रंट पे हैं। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट वन रेमेडी, उसको जर्नल, उसको बॉडी को सेटल करने की दवा। हाँ, हाइपोक्सिया इसमें बड़ा होता है, रीनल पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया बहुत होता है, यानी जब सांस उखड़ रहा होता है, देन एस्पिडोस्पर्मा इन 10 ml इज अ रेमेडी। फास्फोरस 200 में दीजिएगा, ये बहुत गहरी मेडिसिन है, इसको 200 में दीजिएगा। अच्छा, एस्पिडोस्पर्मा 10 ml में आप देंगे, आप देखें पेशेंट रीनल का हो और हाइपोक्सियल हो रहा हो, 10 ml का एक ड्रॉप उसके जुबान पे गिराएं, अगले 10 सेकंड्स में देखें कि वो किस तरह उसकी जो है ना वो सांस रेस्टोर होता है। सो इसी तरह अगर इसके साथ वो फेंट हो रहा हो, इसी सिम्टम के साथ अगर पेशेंट फेंट हो रहा हो, बिल्कुल जैसे कलर वो अपना खराब कर रहा हो, बिल्कुल फेंट हो रहा हो, देन कार्बोवेज, और ये 1 ml की आप एक डोज देंगे तो पेशेंट बिल्कुल उठ के बैठ जाएगा। ये रीनल फेलियर के अंदर जब हाइपोक्सियल कंडीशन हो तो ये 2 मेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और ये फौरी तौर पे उसको रेस्टोर करती हैं। क्लियर? सो अगर हम कंक्लूजनली हम देखें तो दोबारा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। किडनी बेसिकली बॉडी के अंदर 2 होते हैं, और एक राइट और एक लेफ्ट, जिनका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ साथ जो मेन एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और इसी तरह रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, ये डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। और इसी तरह हमें क्या इसके लिए करना चाहिए? हाइड्रेटेड रहना चाहिए, अपनी खुराक, और जैसे मैंने इनटेक के अंदर पहले बताया कि हर वो चीज़ जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो, जो आर्टिफिशियल हो, उससे अवॉइड करना चाहिए। और अपना जो प्लेन वाटर है, द बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड फॉर किडनी इज़ प्लेन वाटर। कोई दुनिया का अच्छा पानी और नहीं हो सकता इसके अलावा, जो आसानी से 92% पार्ट है हमारे ब्लड का फिल्टर होता है। सो अपनी डाइट और अपनी जर्नल वॉक और वेट और हाइट को मेंटेन रखने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और शुगर को, हाँ नंबर लास्ट वन शुगर की बात आई है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी रह गया था लास्ट वन हमारा। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर हमारी जो बेस्ट वन मेडिसिन इज एलॉक्सिनम। एलॉक्सिनम 200 और 1 ml की आप महीने में 4 खुराकें दें। ये डायबिटिक सबसे पहली बात यह है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका इन्फ्लुएंस है उसको ठीक करें, जो काज है उसको ठीक करें। सो आमतौर पे जो टेस्ट होते हैं वो लोग ले लेते हैं, सुबह खाली पेट ले लिया, खाने के बाद ले लिया, लेकिन आपने क्या करना है, वो टेस्ट हैं ही हैं। हर पेशेंट का आज से जितने भी आपके पास डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट का आपने एक टेस्ट लिखना है HbA1c। HbA1c याद रखिएगा, हर 3 महीने बाद इस टेस्ट को रिपीट करवाना चाहिए। नंबर 1, ये 3 इसके 3 कंट्रोल होते हैं। इसका एक होता है गुड कंट्रोल, एक होता है फेयर कंट्रोल, एक होता है इसका पुअर कंट्रोल। सो इसकी जो परसेंटेज होती है, जो गुड कंट्रोल होती है, लिख लीजिएगा बेशक, दिस इज नॉर्मल फ्रॉम 5.6 to 6, और जो फेयर कंट्रोल होता है फ्रॉम 6.6 to 6.5, सॉरी 6.5 to 7, और जो मोर देन होता है 7 वो बेसिकली पुअर कंट्रोल होता है। 8, 9, 10 जहाँ पे एक्शन की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट का गुड कंट्रोल है तो दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। अगर फेयर कंट्रोल है, नो नीड ऑफ मेडिसिन, प्रेस्क्राइब द डाइट एंड रिजीम, पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करवाएं, पेशेंट के इनटेक का ध्यान दिलाएं, थोड़ा खाए, दिन में 5 मरतबा खाए, और इसी तरह ऑर्गेनिक फूड्स पे आए, इसी तरह जो पैकिंग वाली जितनी फूड्स हैं ये सारी अवॉइड करें, और कोल्ड ड्रिंक्स ये वो सारी चीज़ें बंद करें। नो नीड ऑफ मेडिसिन एट दिस फेज, एट दिस कंट्रोल। सो अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता, 3 महीने बाद फिर भी यहाँ पे रहता है, उसका जब तक ये बिहेवियर ठीक नहीं होगा तब तक नहीं। देखें यहाँ पे रेमेडी होती है सल्फर
कैलकेरिया आयोडियम। ये वो वाला टाइम होता है फेयर कंट्रोल का जब पेशेंट जो होता है ना वो अपनी खुराक का ध्यान नहीं देता, बस सर फ्री हो गया हम लोग ना, लास्ट फ्री हो गया, ध्यान नहीं देता, हर वक्त खाते रहना, इधर से खा लिया उधर से खा लिया, बैठ के खा लिया खड़े होकर खा लिया। तो ये वो वाला टाइम होता है। इन 3 मेडिसिन के अंदर उनको देखें, और जब भी आप दें ये 200 की आप इनमें दे सकते हैं। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है कि ये जो एकदम लोगों को भूख लगती है ना, अनकंट्रोल्ड भूख किसी वक्त भी लग जाती है, वो सल्फर के होते हैं। और कैलकेरिया कार्ब के क्या होते हैं, लेजी होते हैं और भूखे रहते हैं, कम खाते हैं लेकिन लेजी रहते हैं। आयोडियम के क्या होते हैं, एक्टिव भी रहते हैं और खाते पीते भी रहते हैं। सो हर वक्त खाते पीते रहना, ये वाली कंडीशन होती है। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाए पोर कंट्रोल पे, देन यू विल प्रेस्क्राइब द अलेक्जिनम। अलेक्जिनम 200 और 1 ml आप प्रेस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट वन इज द ग्रेट रेमेडी फॉर दिस टाइम इज जेमिनिमा। जेमिनिमा सेल्विस्टर। सो जेमिनिमा सेल्विस्टर बेसिकली एलॉक्सिनम क्या है, एलॉक्सिनम क्या करता है कि बीटा सेल्स के अंदर एक्टिविटीज को बढ़ाता है, ठीक है ना। और बीटा सेल्स यू नो दे सिक्रीट्स द इंसुलिन। सो जेमिनिमा सेल्विस्टर जो है ये क्या करता है कि उनको रीजनरेट करता है। एलॉक्सिनम उसके अंदर जो है वो नरिश करता है और इसी तरह रीनल के अंदर नरिश लेके आता है। और जो जेमिनिमा सेल्विस्टर है वो वहाँ पे बीटा सेल्स के अंदर रीजनरेट करता है। सो रीजनरेटिव रेमेडी इन आवर बीटा सेल्स इज जेमिनिमा सेल्विस्टर। ओके जी, टाइम की वजह से अभी हम देखते हैं, अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज करें, फिर हम फ्री करते हैं इसको। यस सर, सॉरी ये बहुत भूल गया। एट्रोफिक किडनी के अंदर देखें जी, एट्रोफिक किडनी ये भूल गए हम लोग, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया हमसे। अब देखें एट्रोफिक में क्या होता है कि किडनी जिसे आमतौर पे कहते हैं जी फलां गुर्दा छोटा हो गया ना। सो इस छोटे किडनी की रेमेडी है प्लम्बम मेट। और प्लम्बम मेट जो है महीने में 3 डोजेस इसकी दें 10 ml की प्लम्बम मेट की, और 6C दें सुबह दोपहर शाम। अच्छा, प्लम्बम मेट और जिनको बाइलोबा, जिनको बाइलोबा, ये प्लम्बम मेट 6C जो है ना ये एट्रोफिक किडनी को ठीक करती है। उसके अंदर उसके जितने नेफ्रॉन्स होते हैं बाकी को ये सेव करती है। लेकिन इसकी इंटरकरेंट एक 10 ml की महीने में 3 खुराकें 2 खुराकें 3 खुराकें ये देनी होती हैं, ठीक है ना। सो एट्रोफिक किडनी की बहुत सारी मेडिसिन लोग एपिस मेलिफिका भी लिखते हैं, कोई नहीं फायदा देती। सो बेस्ट वन रेमेडी इज प्लम्बम मेट। और ये इसकी पोटेंसी का ये 3201 में कोई काम शाम नहीं करती, ये मैंने देखा है इसको ना। ये जब भी देंगे आप कॉन्टिन्यूस 6C में देंगे और बाकी 10 ml की आप महीने में 1-2 डोजेस दे के आप उसको एक्टिवेट करेंगे। और जिनको बाइलोबा साथ पहले मैंने बताया कि वो माइक्रो सर्कुलेशन उसके अंदर ठीक करेगी। कोई क्वेश्चन हो प्लीज जी। ठंडा देखें जी, हर वो चीज़ जो हमारे नॉर्मल पीएच के लेवल से हट के होगी वो हमें नुकसान देती है। हमारा नॉर्मल जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है 37 सेंटीग्रेड। इससे ऊपर या नीचे जो चीज़ भी आप लेंगे इस टेम्परेचर से कम या वो ज़्यादा, वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करती है। ये नहीं लेना चाहिए। नहीं समझ आई सर? मतलब हमारे मैदे के लिए भी इंतहाई गर्म रोटी खाना मना किया गया है, इंतहाई ठंडा पानी पीना मना क्यों किया गया कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं रहता, ठीक है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक जब आप चीज़ लेंगे तो वो हमारे लिए हमारी फिजियोलॉजी के अंदर काम करेगी, या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मल फिजियोलॉजी पे होंगे। क्लियर? और कोई सवाल जी? सवाल जरूर करें, मुझे पता है टाइम बहुत हो गया है, सवाल करने चाहिए। अच्छा, सवाल ना करने के 2 ही मतलब होते हैं। पहला बड़ा मतलब ये होता है कि कुछ समझ नहीं आई ना, हैं जी। पेन
खा लेता है या किस तरह से, जी उसके लिए मेडिसिन कौन सी है? मैंने बताया ना जी, उसमें पेन किलर की जब जरूरत होगी तो फिर आपका आर्निका 6C में पेन क्लियर करेगा। आर्निका 6C बड़ी दवा है। अच्छा ये मैं बताऊं, ये आर्निका को लोगों ने आज तक मोटरसाइकिल या साइकिल से गिरने की दवा बनाया है। जो अच्छा मेडिसिन की वजह से, यस यस यस, उसकी जो दवा है वो है नक्सवामिका। हाँ यस, ये साइटोटॉक्सिक जब हो जाए ना पेशेंट के अंदर, जब पेन किलर्स खाने से, ड्रग्स खाने से, अल्कोहल से, कोई भी ऐसे जो पेन किलर, स्टिमुलेंट्स, किसी तरह की भी मेडिसिन या ड्रग्स या कोई कुश्ता या कोई अल्कोहल वगैरह खाने पीने से अगर किडनी डैमेज हो जाए और उसका बेशक क्रिएटिनिन ऊपर चला गया हो, जो चॉइस ऑफ रेमेडी इज नक्सवामिका। अब अगली बात यह है कि मदर टंचर का एक कतरा 1 कप पानी में, ये आप उसको दें 1 हफ्ता। अगर क्रिएटिनिन 3 से नीचे नीचे है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, क्रिएटिनिन नक्सवामिका मदर टंचर का 1 कतरा 1 कप पानी में, इसको आधे कप में भी नहीं लेना, इसके 2 कतरे भी नहीं लेने, ये हमेशा याद रखिए। ये उस साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज को क्लियर कर देगी, चाहे वो किसी ड्रग्स की वजह से हो, चाहे वो किसी वजह से भी हो। अच्छा एक और बात, लीवर के अंदर भी अगर लीवर सेल भी डैमेज हो रहे हैं इन 2-3 वजूहात पे, तो उसकी भी दवा फिर जो है नक्सवामिका मदर टंचर 1 ड्रॉप इन 1 कप ऑफ वाटर है। क्लियर? किसकी वजह से? चोट की वजह से। तो वो मैंने पहले अर्ज किया ना कि चोट की दवा आर्निक है। जी सर। चोट जो है ना, चोटों की दवा आर्निक है। अब चोटें 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। जैसे सिंपली मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी जरा कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है? CVA होता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट की दवा फिर आर्निक है। सो जो CVA होता है तो फालज हो जाता है, राइट या लेफ्ट हो जाता है, ऐसे ही है ना। अगर राइट हेमिस्फीयर में आपका हुआ CVA तो लेफ्ट हेमिप्लेजिया हुआ, लेफ्ट पे हुआ तो राइट हुआ। सो अगेन आपके जो आर्निका है वो इसकी अपना हाई ब्लड प्रेशर और उसकी फालज की दवा फिर आर्निक है। इसी तरह किडनी के ऊपर चोट आ गई है, सो चोट की पहली दवा ही आर्निक है और वो 6C में आप देंगे और वो उसको क्लियर करेगी। सर उसकी वजह से उसका क्रिएटिनिन लेवल है वो जब देखें किडनी डैमेज होने का मतलब ये है कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। सो यू विल प्रेस्क्राइब फर्स्ट आर्निका इन 6C, उसका क्रिएटिनिन लेवल भी नीचे आएगा। बाद में आप उसे ऑरोमेट दें, वो जो भी हो, लेकिन आर्निका इज द फर्स्ट रेमेडी, उसको क्लियर कर, क्रिएटिनिन को ठीक करेगी। जैसे मैंने बताया हेपेटाइटिस C हुआ, हेपेटाइटिस C होने के बाद क्या हुआ? ALT बढ़ गया आपका, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि लीवर सेल के ऊपर चोट आई है, किसने लाई है? वायरस ने। सो वायरस ने जो ही चोट दी है वहां पे तो ALT बढ़ा, वो लीकेज कर गया ना, तो उस ALT बढ़ने की दवा फिर आर्निका है। मैंने पता नहीं कितना पेशेंट किया आर्निका से, ALT कम हो जाता है। कोई और सवाल जी? जी, आपने जैसा कि अपने लेक्चर के अंदर फरमाया कि अगर स्टोन जो है वो यूरिटर के अंदर होगी तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हाइड्रो यूरिटर होगा। अगर हाइड्रो यूरिटर होगा तो वो आप मेडिसिन तब्दील हो जाएगी हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली, या हाइड्रो यूरिटर की आपने वजाहत नहीं की? हाइड्रो यूरिटर बेसिकली देखें सर, सबसे पहली बात यह है कि जो ही यूरिटर के अंदर आके स्टोन रुका, उसने पहले यूरिटर को ही फुल करना है, फिर उसके बाद उसने किडनी को करना है। सो मेडिसिन आर सेम, उसमें चेंज नहीं होगी। ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है जी डॉक्टर साहब। सर हाइड्रोनेफ्रोसिस के पेल्विस के अंदर कैल्शियम एक्सोलेट की पथरी हो, यस, आप देखें पेल्विस के अंदर, उसके लिए हाँ, उसके लिए कौन सी रेमेडी सिलेक्ट करें? यस, ये बड़ा, ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो रह गया मेरे से, जाते जाते इसको करते हैं। जैसे किडनी का पेल्विस मैंने बताया कि ये वाला एरिया जो था ना, ये पेल्विस था, ठीक है ना। सो पेल्विस में डिसाइड करना है आपने कि स्टोन की पोजीशन क्या है। अगर तो उसने कंप्लीट उसको ब्लॉकेज किया हुआ है, देन अगेन नेसेसरी द इमरजेंसी एक्शन लाइक सर्जरी एंड जो। अदरवाइज द एसिड म्योर नाइट्रो या नाइट्रो म्योरटिक एसिड इज द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस स्टोन। नाइट्रो म्योरटिक एसिड भी से कहते हैं और एसिड म्योर नाइट्रो भी एक अच्छी दवा है, इसको फौरन निकाल देती है। लेकिन अगर उसकी साइज उसको ब्लॉक करके रखा हुआ हो
उसने PUJ को अगर ब्लॉक करके रखा हुआ, अगर जहाँ पे ब्लॉकेज आ गई कंप्लीट, वहाँ पे इमरजेंसी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेडिसिन का टाइम नहीं रखते हम। कहते हैं कि होम्योपैथिक में एक्सलेट पथरी किसी भी ड्रग से निकलती नहीं है। जी, होम्योपैथिक किसी भी ड्रग के यूज से कैल्शियम एक्सलेट स्टोन नहीं निकल। ये मैंने इसके बारे में आप क्या डिफाइन करें? देखें सर, आपका भी कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन हो, सूरत फिर वही है, कंडीशन उसकी हो तो नाइट्रोम्योटिक एसिड दे के देखिएगा, निकल जाएगी। कौन सी ताकत में नाइट्रोम में देनी चाहिए? जी, कौन सी ताकत में? यस, नाइट्रोम्योटिक एसिड जो मैं यूज करता हूँ वो मोस्टली 30 में 200 में 32 में यूज करता हूँ, निकल जाती है इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर यूरिक एसिड ज्यादा होने से स्टोन हो तो फिर? मैंने अर्ज किया था कि फर्स्ट यू विल प्रेस्क्राइब मेडोरिनम इन 10 ml एंड नेक्स्ट यू विल प्रेस्क्राइब मदर टंक्चर लीडम्स और फ्रेगेरिया। ये इसके स्टोन बड़े जल्दी खारिज कर देती है। फ्रेगेरिया का मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया है। अच्छा, और किडनी स्टोन के लिए आपने सिंगल रेमेडी अभी बताई थी, कौन सी थी? जी, किडनी कोलैप्स हो जाए, डायबिटिक में अक्सर ये आते हैं जिसमें नेफ्रोटिक- डायलिसिस पे चले जाते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए हाँ जी, तो मैंने प्लम्बम मेट बताई है 6C में। थैंक यू। वेलकम जी। हाँ, बल्कि वीडियो भी बने, नहीं सवाल बेशक करें जी, बिल्कुल सवाल करें। हाँ चलें, ठीक है जी, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। टाइम इज ओवर। मुझे ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर साहब ने जो बातें की आपने बड़ी तवज्जो से सुनी हैं और यकीनन आपने आज के सेशन से रिज़ल्ट अखज़ किया होगा। आपके जो क्वेश्चंस थे बड़े रिमार्केबल थे माशाल्लाह। अगर ये फोरम का जो लेक्चर है आपको पसंद आया तो ज़रा तालियां बजा दें आप सब लोग मिलकर।